भागो भागो फ्रॉड आया। जी हां, प्रदेश में साइबर अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। देखते ही देखते साइबर अपराध बहुत बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमने नाम दिया भागो भागो फ्रॉड आया। हर रोज साइबर अपराध की नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं, नए पीड़ित सामने आ रहे हैं। ठगों के शिकार होने वालों में कम पढ़े लिखे या अनपढ़, सिर्फ कम पढ़े लिखे और या फिर अनपढ़ नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल लोग शामिल, वेल एजुकेटेड लोग शामिल। पिछले 3.5 साल में प्रदेश में करीब 350 करोड़ की ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। ठगी के शिकार हुए लोगों में हर तबके के लोग हैं। जयपुर में साइबर ठगों ने कंपनी के डिप्टी मैनेजर को अपना शिकार बनाया, 81 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस में मामला दर्ज हुआ, जांच पड़ताल जारी है। 5 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा जयपुर पुलिस ने किया था। मानसरोवर, शिप्रापत और श्यामनगर से 6 साइबर ठग गिरफ्तार हुए। इनमें से एक पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निकला। आरोपियों से नकदी, लैपटॉप और एटीएम कार्ड बरामद हुए। जयपुर कमिश्नरेट की साउथ जिला पुलिस ने कार्रवाई की तो बांसवाड़ा जिले में ठगी का यह बड़ा मामला उजागर हुआ। सागवाड़िया सरपंच करण डामोर ने नारायण पिता शांतिलाल और उसकी पत्नी पर 38 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाते हुए एसपी सुधीर जोशी और साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज की। आरोपियों ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर भारतीय करेंसी को डॉलर में बदलकर हर महीने 10% रिटर्न का झांसा दिया। शुरुआती महीनों में रकम लौटाने के बाद बड़े निवेश पर आरोपी ने भुगतान कर दिया और यही वो क्षण था जब वो गहरा फंस गया। तो कई सवाल हैं इसमें। साइबर सेल की एडवाइजरी क्या सिर्फ कागजी है? साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए एजेंसियों की खुद की तैयारी क्या है? कैसे वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग शिकार बन जा रहे हैं? क्या पैसों की लालच समझदारी पर भारी पड़ गई है? तो ये महत्वपूर्ण सवाल हैं। इन सवालों को फिर एक बार मैं दोहराता हूं, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, साइबर सेल की एडवाइजरी क्या सिर्फ कागजी है क्या? सवाल नंबर 2, साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए एजेंसियों की हमारी तैयारी क्या है? सवाल नंबर 3, पढ़े लिखे यानी वेल एजुकेटेड लोग इसका शिकार बन जा रहे हैं, इन ठगों का कैसे इनकी बातों में आ जा रहे हैं, क्या किस तरीके से ये माइंड वॉश करते हैं? और बड़ा सवाल यह भी कि ठग अपना शिकार चुनते कैसे हैं, कि क्यों आप अब तक शिकार नहीं हुए, क्यों अन्य लोग शिकार हो रहे हैं, क्या उसका आधार है, कैसे ये लोग चुनते हैं अपने शिकारों को? ये बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण और भी बहुत सवाल हैं और इस अगली कुछ देर हम लोग इसी पर बात करेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे। हमारे साथ मुकेश चौधरी जी होंगे, साइबर एक्सपर्ट के नाते से आप हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर शोभा शर्मा भी जुड़ेंगी, सीनियर कंसल्टेंट हैं, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो आप दोनों लोगों का भी स्वागत करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और उनके साथ वो शख्स मौजूद हैं जिनके साथ ये ठगी की घटना घटी है। तो मुकेश जी, डॉक्टर शोभा, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही लोगों का। लेकिन सबसे पहले हम बांसवाड़ा चलते हैं, क्योंकि बांसवाड़ा में हमारे सहयोगी नवीन के साथ, नवीन तो वहाँ मौजूद हैं ही, साथ ही साथ उनके साथ वो पीड़ित मौजूद हैं जिनके साथ इस ठगी को अंजाम दिया गया। तो सीधा आपको पहले बांसवाड़ा लिए चल रहे हैं। बांसवाड़ा में नवीन हमारे सहयोगी मौजूद है। नवीन, निखिलेश हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं। जरा बताइए क्या कुछ किस तरीके से घटना इनके साथ घटी, क्या इन्होंने आपको बताया? निखिलेश, सबसे पहले आप बताइए, उसके बाद फिर हम उनकी ज़बानी सुनेंगे। बिल्कुल, बांसवाड़ा में एक सरपंच है करण डामोर, इनके साथ 38 लाख की ठगी का जो है मामला सामने आया है। एक व्यक्ति है नारायण लाल, उसने क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर इनसे 38 लाख रुपए की ठगी की है। स्थानीय सरपंच है यहाँ के सागवाड़िया गांव के, हमारे साथ में अभी जुड़े हुए हैं। हम इनसे भी बात करेंगे किस तरह से क्या इनके साथ ठगी हुई है, आइए जानते हैं। बताएं सर, क्या दिक्कत हुआ आपके साथ? जी बेटा, मेरे साथ में नारायण लाल मेड़ा करके यहाँ बांसवाड़ा लोकल का है। अभी हाल ही में वाड़िया पोला नहीं रहेगा। मेरे साथ में पहले 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करा है, 10% पर मंथली देगा। यूं 2 महीने तक 10% कुछ इसने लालच में लाने के लिए मुझे दिया। इसके बाद में मेरे को बड़ा करने के लिए उसने पर मंथली 1,20,000 का यूं करके 18 लाख इन्वेस्ट करा है और फिर दूसरी आईडी बनवाई, 9 लाख करवाए, यूं करते 8 लाख करवाए, यूं करके टोटल मेरे साथ में 38 लाख लगवाए। और ना तो मेरे को हर मंथली पैसे मिले ना कुछ नहीं। और अमेरिकन डॉलर में इसने पैसे हवाला के जरिए करा और अमेरिकन डॉलर में फर्जी आईडी इसने बनाई। फर्जी आईडी बनवा के वही पूरी मोबाइल में चलाता था और पर मंथली 1,20,000 यूं करके हमारे साथ में धोखा किया उसने, फ्रॉडिंग की। और
इतने मेरे साथ में ही नहीं, राजस्थान के अन्य जिलों में बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और एमपी के उज्जैन जिला और गुजरात में हिम्मतनगर में कई लाखों के लोगों के साथ में 10 करोड़ की मतलब उसने ठगी की है। मिथिलेश, जरा इनसे पूछिए कहां से ये कहानी शुरू हुई, किसने सबसे पहले इनसे कांटेक्ट किया और कैसे ये फिर फंसते चले गए। जरा एक बार इनसे पूछिए कि कहां से हुई ये कहानी, कौन आया सबसे पहले, किसने आइडिया इनको दिया, किस तरह से ये शुरू हुआ और किस तरह से वो आपके संपर्क में आया। मेरे साथ में पहले हम जब कॉलेज में पढ़ रहे थे उस समय का तो वो दोस्त था। इसके बाद क्या कि इसने पहले अन्य 2019-20 में भी ठगी की थी, उसके गांव से 1.5 करोड़ समथिंग रुपए लूट के आया था, यूं कह रहे उनके गांव के लोग कूद के, और वहां से यहाँ बांसवाड़ा माँ के बच्चा जैसे अभी हाल में वाड़िया कॉलोनी में रह रहा है और मेरे साथ में ऐसा करेगा मुझे नहीं पता था, मेरे दोस्त है ऐसा नहीं करेगा, लेकिन इसने मेरे को लालच में लाने के लिए पहले 4.5 लाख रुपए लगवाए, पर मंथली 10% देंगे यूं करके करवाए। इसके बाद में फिर बड़ा पैसा इन्वेस्ट करवाए, पर हमेशा लाइफ भर पैसा आएगा, यूं बड़ी आईटी बनवा दो यूं करके उसने बड़ा पैसा लगवाया और हमने जमीन बेची और जेवर्स गिरवे रह गए, ट्रैक्टर बेचे, सब बेच दिए। इसके बाद में पूरा पैसा मैंने टोटल इधर उधर जोड़ के मैंने टोटल 38 लाख रुपए लगाए। उसमें से मुझे 4.5 लाख रुपए वापस किए थे, दूसरे पैसे अब नहीं दूंगा यूं कह रहा है कि जो करना वो कर लो। और बांसवाड़ा के आसपास में उसने 10 करोड़ की संपत्ति, 10 से 15-20 अच्छा, संपत्ति बने। लेकिन इनसे पूछिए सबसे पहले कंप्लेंट कहां दर्ज कराई इन्होंने, थाने में गए थे, क्या कहा वहां पे, ये जानना बहुत जरूरी है। सॉरी जब इनके साथ ये वारदात हो गई, इनको समझ में आया कि मैं ठग लिया गया हूं, कहां गए, कहां कंप्लेंट करी और वहां से क्या रिस्पांस मिला इनको। बिल्कुल मैं इनसे जानना चाहेंगे हम कि सबसे पहले जब आपसे ठगी हुई तो आप कहाँ गए और आपको कैसे पता लगा कि मेरे साथ ठगी हुई। मेरे साथ ठगी हुई, मैं उसको पहले कॉलेज टाइम जानता था, वो मेरे घर पे आया था और घर पे आके एक बार आया, 2 बार आया, मैं तीसरी बार जाके मैं उसके बेकार में आके हमने पैसे इन्वेस्ट किए। जब आपको पता लगा तो आप कहाँ गए शिकायत कर, मैं कैसे पता लगा। मैं ऐसा शिकायत मेरे को गुजरात और एमपी के लोगों ने संपर्क किया, तुम्हारे बांसवाड़ा जिले के अंदर ऐसा व्यक्ति नाम का रह रहा है और हमारे साथ में फ्रॉडिंग हुई थी। मैंने कहा मेरे साथ में भी हुआ है, तो आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि हमने भी वहाँ थानों में, एमपी में, उज्जैन में थाने के अंदर शिकायत दर्ज कराई है, हिम्मतनगर वालों ने शिकायत करी है। तो फिर इसके बाद में मैंने एसपी साहब को और साइबर थाने और सदर हमारा थाना पड़ता है, वहां पे हमने रिपोर्ट दी। ठीक है, हम और बात करेंगे इनसे। निखिलेश, हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट्स भी हैं, इन्होंने जो अपनी आप बीती सुनाई है, जरा उसके आधार पर और भी कई ऐसे उदाहरण अब सामने आए, जरा उन सब के आधार पर जरा अपने एक्सपर्ट से बात कर लेते हैं। मुकेश चौधरी जी हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट के नाते जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। मुकेश जी, आपने सुना, पीड़ित ने अपनी आप बीती सुनाई, किस तरीके से अपने झांसे में लिया और इन्हीं के बड़े परिचित थे वो, इस पर तो किस तरीके से झांसे में लेते हैं, इस पर तो हम डॉक्टर शोभा से बात करेंगे, वो साइकोलॉजी समझाएंगी। लेकिन मुकेश जी, अब ये आपके सामने तमाम ऐसे खबरें और इस तरह के बहुत केसेस आ चुके हैं, हम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इससे निपटने की तैयारी क्या है। इससे निपटने की तैयारी तो अभी राजस्थान पुलिस की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान पुलिस तैयार नहीं है इनसे निपटने के लिए जी। कि एक तो होता है कि आपने फॉर्मेलिटीज के लिए कुछ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ओपन कर लिए जहां पे आप रिपोर्ट करवा सकते हैं, पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का क्राइटेरिया है कि इतने लाख से ऊपर का फ्रॉड होगा तो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आएगा। तो जहां पे क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, तो अगेन इवन दो आपके पास साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं, बट अभी भी जो केसेस हैं साइबर क्राइम के वो लोकल थानों में रजिस्टर होते हैं। तो लोकल थानों में ही एक अलग से ब्रांच बना दी गई है, एक डेस्क बना दी है साइबर फ्रॉडों की बस। हाँ, कुछ जगह एक डेस्क भी बना दी है, कुछ जगह एक नोडल पुलिस स्टेशन भी बनाया है कि भाई 3-4 पुलिस स्टेशंस में यहाँ पे अगर कोई केस, कोई फ्रॉड होता है तो इस नोडल पुलिस स्टेशन को आप फॉरवर्ड कर दो। अब वो नोडल पुलिस स्टेशन के लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि भाई मेरे पुलिस स्टेशन का भी केस मुझे हैंडल करने हैं, मुझे बाकी मेरे एरिया के जो पुलिस स्टेशन हैं मेरे जोन में जो आते हैं उनके भी केसेस मुझे हैंडल करने हैं, तो मैं अपने केसेस को प्रायोरिटी दूं या मैं उनके केसेस को प्रायोरिटी दूं। नहीं तो मुकेश जी, एक बस इतना एड ऑन आपसे कर रहा हूं सवाल में कि हैंडल कर, आपने कहा कि पुलिस वाला ये सोचेगा, पुलिसकर्मी ये सोचेगा भाई हैंडल करूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कैसे हैंडल करेगा वो? ठगी की घटना घट चुकी है, पीड़ित उसके सामने बैठा है, पैसे अब उसके पास है नहीं, पैसे जहां जाने थे वहां पहुंच चुके, अब क्या हैंडल करेंगे पुलिस वाले, इनकी प्रोसेस क्या है?
प्रोसीजर इसके अंदर ये होता है कि अगर किसी के साथ फ्रॉड हो गया, वो साइबर थाने जाके रिपोर्ट करे या अपने लोकल पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करे। अल्टीमेटली जब वो रिपोर्ट करते हैं किसी भी पुलिस स्टेशन पे, तो उनसे ये चेक होता है सबसे पहले कि आपने ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल पे रिपोर्ट किया है कि नहीं किया है। अगर कर चुके होते हैं वो तो ठीक है, नहीं करते हैं तो सबसे पहले वहां रिपोर्ट करवाया जाता है, ताकि वहां से मनी ट्रेल आइडेंटिफाई हो पाए कि पैसा किस अकाउंट में गया, आगे से आगे लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, कितने लेयर्स में पैसा ट्रांसफर हो गया। और साइबर क्राइम पोर्टल की जो बैकएंड टीम है, वहां से उनके सिस्टम से वो अकाउंट्स डेबिट फ्रीज हो जाते हैं। उन अकाउंट्स के अंदर जो पैसा होता है वो होल्ड हो जाता है। अब होल्ड होने के बाद में जो विक्टिम है उनको मोबाइल फोन पे मैसेजेस आते हैं, जिस नंबर से उन्होंने अकाउंट क्रिएट किया होता है, कि आपका इतना इतना पैसा होल्ड हो गया है। अब जैसे उनके नॉलेज में ही आता है कि इतना पैसा होल्ड है, जो लोकल थाना है वो भी पोर्टल से एक पीडीएफ डाउनलोड होता है, उसमें उनको भी शो हो जाता है कि इतना इतना पैसा इस अकाउंट में होल्ड है। अब उस पैसे को रिकवर करने की पहली पॉसिबिलिटी की जाती है कि कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई जाए और कोर्ट उसके बाद में उस बैंक को, कंसर्न बैंक को ऑर्डर कर दे कि ये पैसा इनका है तो इनको दे दिया जाए। तो एक प्रोसेस ये होता है रिकवरी का। दूसरा प्रोसेस, अगर रिकवरी नहीं हो पाता है या लेट हो गया या काफी पैसा विड्रॉ हो चुका है या बहुत मतलब ना के बराबर पैसा बचा है होल्ड करने के लिए, तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन बचता है। जो पुलिस जितने लेयर्स में पेमेंट ट्रांसफर होता है, उनके बैंक अकाउंट्स, उनके मोबाइल नंबर्स, उनके व्हाट्सएप अकाउंट्स, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, इससे उनकी ट्रेल को ट्रेस करती हैं और उनके पीछे लगते हैं वो। अब डिपेंड ये करता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कि जो ये अकाउंट्स होते हैं पैन इंडिया होते हैं, तो पुलिस ज्यादातर केसेस में ट्रैवल करना अवॉइड करती है और बहुत लंबी ट्रैवल हो जाती है। एक ही केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो ट्रैवल का और टीएडीए का जो फंड्स होते हैं उसकी प्रॉब्लम मान लो आप, या केयरलेसनेस मान लो, एक केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाती है। एक दो लोगों को पकड़ लेते हैं और ये कह दिया जाता है कि केस का खुलासा हो गया। ठीक है मुकेश जी, डॉक्टर शोभा शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। शोभा जी, आ रहा हूं आपके पास। एक सवाल फिर जरा हम लोग पीड़ित से जरा सी बात ये कर लेते हैं कि क्या आपने ऑनलाइन पोर्टल पर ये शिकायत दर्ज करा दी थी, जिस तरह मुकेश जी बता रहे हैं, समझा रहे हैं? ये कब आपसे दर्ज करवाई गई? जब आप वहां पहुंचे पुलिस स्टेशन में, क्या प्रोसेस आप इनके साथ फॉलो हुआ है? निकले जरा ये बात कीजिए। ऑनलाइन पोर्टल पे शिकायत डाली या किस तरह से क्या कार्रवाई करी? साहब, ऑनलाइन पोर्टल पे मुझे इतना समझ में नहीं आता है। हम इतने गांव के रहने वाले, इतने पढ़े लिखे नहीं समझते। इंग्लिश में वो जो भी किया है सब पूरा इंग्लिश में करते थे, हमें इतना पता नहीं था। हमें किसी लोगों ने बताया कि ये करने से आप एसपी साहब को और साइबर थाने के अंदर शिकायत करो, तब जाके हमारा पता चला कि भाई वहां जाके ऐसा करो, तब जाके तुम्हारा कुछ भला होगा। यूं करके हम एसपी साहब और साइबर थाने के अंदर हमने ये रिपोर्ट दर्ज की। ठीक है, डॉक्टर शोभा शर्मा हमारे साथ हैं, आप सीनियर कंसल्टेंट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। शोभा जी, हम ये एक सवाल बार बार पूछ रहे हैं, बार बार अपनी स्क्रीन पर भी चला रहे हैं और हम ये जानना भी चाह रहे हैं, कैसे ये लोग टारगेट करते हैं, कैसे ये लोग चुनते होंगे, और चुनने के बाद, क्योंकि चुनने से पहले और चुनने के बाद दोनों जगह दिमाग को माइंड वॉश करने का बड़ा खेल है, जिसको हम लोग सामान्य ग्रामीण भाषा में कहते हैं बुद्धि बांधना। तो बुद्धि बांध दी जाती है सामने वाले की। ये साइकोलॉजी से कैसे खेला जाता है, कैसे इस पे पकड़ बनाते हैं ये लोग, फ्रॉड लोग? बेसिकली इस तरह के लोग जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा अपनी बातों में मीठी मीठी इनकी बातें होती हैं। पीपल प्लीजिंग टाइप के लोगों को खुश करना इनका ट्रेट होता है। दो चार बातें वो ऐसी बोलेंगे ताकि सामने वाले को बहुत जल्दी उनके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है। ठीक है, जिस तरह से क्राइम हमारा वर्चुअल में ना होके जो ऑफलाइन भी अगर होता है वो भी इस तरह से ही होता है। पहले इंसान को ट्रस्ट डेवलप कराया जाता है, रेपो अच्छी बनाई जाती है ताकि वो ट्रस्ट करे, और ये इन्फॉर्मेशन आपकी पहले से ही ले लेते हैं। उनको सारी चीजें आपके बारे में पता होती है, पर लोग ये नहीं जानते कि हमारा सारा डेटा जा चुका है, हमारे बारे में उनको पता चल गया है। और वो इस तरह के ट्रेड पे, जो उनकी वीकनेस जो होती है, वीक जो पॉइंट होते हैं, वो उसी पर ही काम करते हैं और कहीं ना कहीं इमोशनली बाउंड होके उन चीजों को करना शुरू कर देते हैं। और शोभा जी, क्या जब उन्हें पता लग जाता है कि हाँ ये अब मेरा शिकार बन सकता है, और उसके बाद सामने वाला भी थोड़ा अलर्ट तो रहता ही है, क्योंकि जब पैसा इन्वेस्ट करता है, तो जरा क्या आप डिटेल में ही थोड़ा सा बताएं कि कैसे सामने वाले की साइकोलॉजी से ये लोग खेलते हैं, मतलब कौन सी ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं? जिस तरह आपने बताया, कुछ मीठी मीठी बातें करना और कुछ ऐसी, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े लेवल पे फ्रॉड हो रहे हैं, एजुकेटेड लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं।
बेसिकली क्या होता है, पैसा हर किसी को अच्छा लगता है। ये लोग सबसे पहले जो झांसा देते जी हैं जी वो जी, मनी का यही देते हैं साइकोलॉजी कि है, आपकी यही चीजें- साइकोलॉजी है, ठीक कह रही हैं आप आपकी जी। चीजें डबल हो जाएंगी। हर कोई आजकल शॉर्टकट मेथड से अमीर होना चाहता है, तो उनको भी ये लगता है कि शायद हमारा पैसा अच्छी जगह है, सही जगह है। वो उन चीजों की, इवन पढ़े लिखे एजुकेटेड होने के बाद भी उन चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करते हैं, ना वो देखते हैं और ये सब चीजें कर देते हैं। बहुत सारे आजकल फ्रीली ऐप चल रहे हैं कि आपका पैसा हम लगवाएंगे, 2-3 महीने में डबल हो जाएगा। इवन वो प्रूफ भी निकाल के ना, पिछली चैट की, कहीं से ऐसे रिकॉर्डिंग, फीडबैक, इस तरह से प्रूफ करते हैं, अपने आप को ऐसा प्रूफ करते हैं कि सामने वाले को उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। और लोगों को बहुत लगता है कि शॉर्टकट टाइम है, एक कीबोर्ड को बस करना है, पैसा इन्वेस्ट करना है और हमारा डबल हो जाएगा। वो बहुत जल्दी से ही इस जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, हम लोग एक वापस चलते हैं बांसवाड़ा और वहाँ निकलेश हमारे साथ मौजूद है। निकलेश, अब इनसे बात कीजिए थोड़ी देर, बस इतनी ही ज़रा इनसे जानिए कि अब क्या इनको उम्मीद है तमाम प्रोसीजर्स के बीच, तमाम कानूनी कार्रवाइयों के बीच जो आश्वासन इनको मिला है, कितनी इनको उम्मीद है कि इनके साथ अब न्याय हो पाएगा? जी बिल्कुल, बता दें, जैसा कि शोभा जी ने बताया, किस तरह लालच देकर या ऐप के माध्यम से पैसा डबल करने को लेकर इनको जो झांसा दिया जाता है, ये सरपंच साहब कुछ बताएंगे। इनके सामने कागज है जिस ऐप में इनको वो कराया गया निवेश। बताएं सरपंच साहब। जी साहब, मेरे साथ में ये जो फ्रॉडिंग आइडिया बनाई, ये आईडी अपने आप बंद हो चुकी है। क्या कि वो दुबई और मलेशिया वहां जाके नया एप्लीकेशन बना के ला के यहाँ गांव में हमारे भोले वाले लोगों के साथ में डबल हो जाएगा यूं करके। मेरे साथ में ही नहीं, कई लोगों के साथ में हुआ है। गांव का एक सरपंच प्रतिनिधि है, यूं करके मुझे आगे किया। तो ठीक है, इनके अगर यह खुलासा होता है तो सभी लोगों का भला हो जाए। निकलेश, केवल एक आखिरी बात, उसके बाद समय इतना ही है। बस आप भाई साहब से ये पूछिए कि क्या ये दर्शकों को भी ये बोलना चाहेंगे कि लालच बुरी बला है? जी बिल्कुल, आप इसको क्या संदेश देना चाहेंगे इससे, जो आपके साथ हुआ उसके बाद? जो मेरे साथ में हुआ है, मैं बिल्कुल इस तमाम पूरे देशवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि ये जो फ्रॉडिंग करने वाले मीठी मीठी बातें करके लालच में लाते हैं, तो इसे बेकावे में आए नहीं कभी, और अपना जो पैसा है सही जगह लगाए और ऐसे फ्रॉड कंपनियों में कभी भरोसा नहीं करें। यही कहना चाहता हूं। तो ये संदेश बहुत साफ है। जो लोग मीठी मीठी बातें करके आपको फंसा रहे हैं उन पे बिल्कुल भरोसा ना करें। और मुकेश चौधरी जी जैसे साइबर एक्सपर्ट्स हैं, उनकी आप राय ले सकते हैं इस तरह के किसी भी मामले में। शुक्रिया मुकेश जी आपका, डॉक्टर शोभा बहुत शुक्रिया आपका, और निकलेश बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। यार रुक रही बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत वापस आ रहे हैं।